हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाषा एवं व्याकरण यानी लैंग्वेज एंड ग्रामर। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा कि विश्व में कितनी भाषाएं हैं एवं भारत में लोग कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं। अब आप पढ़ेंगे कि हमारे जीवन में भाषा का क्या महत्व है। तो बच्चों, यहाँ दिए गए चित्र भाषा के विकास की कहानी प्रकट कर रहे हैं। शुरू में जब भाषा का विकास नहीं हुआ था, तब मनुष्य इशारे से अपने विचारों को व्यक्त किया करता था, जैसे इस पहले चित्र में दर्शाया गया है। ये दोनों व्यक्ति आपस में इशारों में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें भाषा का ज्ञान नहीं था उस समय। लेकिन शनैः शनैः, शनैः शनैः का अर्थ होता है धीरे धीरे। तो शनैः शनैः उसने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए पत्थरों, चट्टानों पर कुछ चिन्ह अथवा संकेत बनाने शुरू कर दिए, जैसे कि इस दूसरे चित्र में दर्शाया गया है। दूसरे चित्र में एक व्यक्ति कुछ पत्थरों पर निशान बना रहा है, संकेत चिन्ह बना रहा है, क्योंकि भाषा का ज्ञान उन्हें उस समय नहीं था। तो बच्चों, इन संकेतों की मदद से विचारों का आदान प्रदान कुछ आसान हो गया। मानव सभ्यता का विकास जैसे जैसा होता गया, वैसे वैसे उसे अपने विचारों को प्रकट करने के लिए साधन की ज़रूरत महसूस हुई, जिसके परिणाम स्वरूप भाषा बनी। क्या बनी? भाषा। तो बच्चों, वर्तमान समय में समाज में भाषा की विशेष उपयोगिता है। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी अपने भावों को प्रकट करते हैं, किंतु उनकी भाषा मानव समाज से भिन्न है, यानी थोड़ी अलग है हमसे। वे अनेक बोलियों द्वारा अपनी भावनाएं एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भाषा की निर्माण करके अपने भावों का आदान प्रदान करता है। भाषा संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का शक्तिशाली माध्यम है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। किससे हुई है? भाष धातु से, जिसका मतलब होता है बोलना। बोलचाल की भाषा को ही मूल भाषा कहा जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि भाषा ध्वनि प्रतीकों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों अर्थात भावों का आदान प्रदान करता है, अर्थात हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। आइए, भाषा को हमने समझ लिया, अब उसके रूप भी जान लेते हैं। पढ़ते हैं अब भाषा के रूप। भाषा का मुख्य कार्य वक्ता की बात को दूसरों तक पहुंचाना है। भाषा के माध्यम से मनुष्य बोलकर ही नहीं बल्कि लिखकर भी अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है। तो इस प्रकार भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आइए एक एक करके दोनों भाषाओं के रूपों को समझ लेते हैं। पहला है मौखिक भाषा। बच्चों, जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे हमारे सामने दो चित्र दिए गए हैं, मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। इस पहले चित्र में समाचार वाचिका टेलीविजन पर समाचार बोलकर सुनाती है, और दूसरा चित्र जो हमारे सामने दिया गया है, दूसरे चित्र में अध्यापिका बच्चों को कक्षा में बोलकर समझा रही है। तो ये दोनों क्या हैं? मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। आइए अब लिखित भाषा क्या है इसे समझते हैं। जब हम हाथ या मशीन से लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। चित्रों के माध्यम से इसे भी समझ लेते हैं। पहले चित्र में आयुष जवाब पत्र लिखकर दे रहा है, यानी वो पत्र लिख रहा है, तो ये क्या है? लिखित भाषा। दूसरा चित्र हमारे सामने है।
दूसरे चित्र में बच्चे परीक्षा कक्ष में परीक्षा दे रहे हैं, यानी लिखकर वो अपनी परीक्षा दे रहे हैं। ये भी क्या है? लिखित भाषा का उदाहरण है। अब ये बोलना और सुनना क्या है, इसे जान लेते हैं। बच्चों, भाषा के मौखिक रूप के अंतर्गत आता है लिखना और पढ़ना। भाषा के लिखित रूप के अंतर्गत आते हैं। और बोली क्या है? बोली भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाता है। यह सीमित अथवा बहुत कम क्षेत्रों में बोली जाती है। इसमें साहित्य की रचना नहीं की जाती है। जैसे राजस्थानी, मैथिली, बुंदेलखंडी आदि कई बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत के भिन्न भिन्न भागों में किया जाता है। लिपि समझते हैं। लिपि क्या है? प्रत्येक भाषा को एक ही तरह से नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि हर भाषा को लिखने का ढंग अलग अलग होता है। उनके वर्णों की बनावट अलग अलग होती है। भाषा के लिखने के ढंग को ही लिपि कहा जाता है। किसे कहते हैं? लिपि। भाषा के लिखने के ढंग को ही लिपि कहा जाता है। तो बच्चों, हिंदी और संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है और पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। जैसे यदि हमें विभिन्न भाषाओं में भारत शब्द लिखना है तो उसके लिखने के अलग अलग ढंग इस प्रकार होंगे। हिंदी में कैसे लिखा है? अंग्रेजी में भारत यानी लिपि अलग हो गई। उसके बाद उर्दू में अलग लिपि का प्रयोग और पंजाबी में गुरुमुखी लिपि। तो देखा, एक ही शब्द को अलग अलग लिपियों में लिखने में उनकी बनावट में अंतर आ जाता है, जैसे अभी हमने समझा। आइए जानते हैं भारत की राजभाषा क्या है। बच्चों, भाषाओं की दृष्टि से भारत दुनिया के देशों से बहुत अलग है। इस देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे असम में असमिया, तमिलनाडु में तमिल, गुजरात में गुजराती आदि। भारत के संविधान में इन राज्यों की भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। भारत के विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं की जानकारी आप अपने शिक्षक से प्राप्त कीजिए। भारत की भाषाओं में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग किसी ना किसी रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में किया जाता है। इसीलिए भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को, कौन सी तारीख? 14 सितंबर 1950 को हिंदी को स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया। तिथि क्या है? एक बार तिथि को हम रेखांकित कर लेते हैं। 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी क्या बनी? हमारी राष्ट्रभाषा। इसीलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष पूरे भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाते हैं हम 14 सितंबर को? हिंदी दिवस। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के साथ साथ 21 अन्य भाषाएं भी शामिल है। यानी हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। आइए भाषा और व्याकरण के विषय में भी जान लेते हैं। बच्चों, भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं है। भाषा में शब्दों के अर्थ होते हैं तथा ये शब्द वाक्यों में एक व्यवस्था से प्रयोग किए जाते हैं। किसी भी ध्वनि, शब्द तथा वाक्य का प्रयोग ठीक है या नहीं, इसके कुछ नियम होते हैं। ये नियम ही व्याकरण कहलाते हैं। तो व्याकरण की परिभाषा क्या है? भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला है हमारे सामने, नेहा गाना गा रहा है। नेहा गाना गा रहा है। और दूसरा, कल जाना है जयपुर मुझे। तो कुछ गड़बड़ लग रहा है इन वाक्यों में।
बच्चों, इन उदाहरणों में कुछ न कुछ अशुद्धियां हैं। पहले उदाहरण में लिंग संबंधी अशुद्धि है, इसे नेहा गाना गा रही है, ये शुद्ध रूप है। और दूसरे उदाहरण में पद क्रम संबंधी यानी कि पद उल्टे पुल्टे कर दिए गए हैं, पद क्रम संबंधी अशुद्धि है, अर्थात शब्दों का सही क्रम में प्रयोग नहीं किया गया है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मुझे कल जयपुर जाना है। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि उपरोक्त सभी अशुद्धियों के सही स्वरूप का ज्ञान हमें कैसे प्राप्त हुआ? इसका ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा हुआ। व्याकरण ही हमें सिखाता है कि किस तरह से हम सही वाक्य तथा सही शब्द बोलें और लिखें। हर भाषा के कुछ नियम होते हैं, इनका पालन करने से ही भाषा शुद्ध रूप में बोली और लिखी जा सकती है। व्याकरण से ही हमें इन नियमों की सही जानकारी मिलती है। आइए व्याकरण के विभागों के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, व्याकरण के मुख्य रूप से 3 विभाग किए जा सकते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। इन विषयों पर हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे, यानी इनके बारे में आपको जानकारी अगले अध्याय में मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, भाषा और व्याकरण के विषय में आपने अच्छे से जान लिया होगा। अब आप इसका अभ्यास लगातार करते रहिए और इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।